अरविंद केजरीवाल अपनी पीआर फाइल को वजनदार बनाने के लिए दिल्ली में सीबीएसई के होते हुए दिल्ली बोर्ड ऑफ एजुकेशन उन्होंने बना दिया और झटपट पोस्टर छपवा दिए, प्रचार किया और बोर्ड को भगवान भरोसे छोड़ दिया। लेकिन अब दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार केजरीवाल के द्वारा बनाए गए इस बोर्ड को कचरे की पेटी में डालने जा रही है। केजरीवाल ने 2021 में बड़े विज्ञापन बजट के साथ डीबीएसई को लॉन्च किया। नारे इसके लिए बनाए गए नया भारत नई शिक्षा, दिल्ली मॉडल और हर बच्चा बनेगा एक्सीलेंस का एक्सपर्ट। लेकिन 3 साल बाद बोर्ड की हालत देखकर लगता है जैसे ये योजना केजरीवाल का एक जुमला था और हर जुमला एक स्कीम बन गया। शुरुआत में केजरीवाल सरकार ने दावा किया था कि ये बोर्ड सीबीएसई से भी ज्यादा आधुनिक होगा और बच्चों को स्किल्स के साथ सोचने की आजादी देगा। अब तो हाल ये है कि डीबीएसई को खुद ही असाधारण और असफल घोषित कर दिया गया है। और मजेदार बात यह कि जिन नियमों और मान्यताओं को दिखाकर इसकी तारीफ की गई थी, आज उन्हीं को सिरे से खारिज कर दिया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केजरीवाल सरकार ने नियमों के विरुद्ध दिल्ली का एजुकेशन बोर्ड बनाया और इस बोर्ड के द्वारा पढ़ने वाले बच्चों के सर्टिफिकेट विदेशों में मान्य नहीं होंगे। दिल्ली की मौजूदा सरकार का ये कहना है कि जब दिल्ली में पहले से एक सीबीएसई बोर्ड है तो दूसरे बोर्ड बनाने की आखिर क्या आवश्यकता। दिल्ली के स्कूल पहले से ही सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त है। दिल्ली के सभी स्कूल्स को इस साल सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम में ही दाखिला देने के निर्देश दिए गए हैं। और एक निजी स्कूल की प्रधानाचार्य ने बताया कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से संबद्ध सभी सरकारी स्कूल्स को दिल्ली सरकार की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने यहाँ इस साल दाखिला सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम के अनुसार ही लें। साथ ही दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के कार्यक्रम के हिसाब से जहां पर 10वीं और 12वीं के जो बैचेस चल रहे हैं वो इस बोर्ड के तहत अंतिम मैच होंगे। अगले साल दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। सभी सरकारी स्कूल्स को पहले ही की तरह सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत ही चलाया जाएगा। दरअसल डीबीएसई का पतन केवल शिक्षा का नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी की तथाकथित नीति निर्माण की प्रक्रिया का आईना है। पहले जो कहते थे कि हम सिस्टम बदल देंगे, उन्होंने एक सिस्टम बनाकर छोड़ दिया। अब आम आदमी पार्टी कह रही है कि रणनीति के कारण बोर्ड बंद किया जा रहा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या राजनीति से प्रेरित योजना बनाने का अधिकार सिर्फ केजरीवाल को था? जब बिना उचित योजना के बोर्ड बनाया गया तो अब राजनीति के हवाले करना भी कोई आश्चर्य नहीं। ये तो वैसे ही है जैसे गड्ढे खुद खोदो और जब कोई गिर जाए तो कह दो कि दूसरे की साजिश थी। अब डीबीएसई एक पन्ना है जो इतिहास में नहीं बल्कि एक असफल पीआर कैंपेन की फाइल में दर्ज होगा। और दिल्ली के छात्र सोच रहे होंगे कि सर जी, हमें तो लगा था कि आप एजुकेशन सुधारेंगे, लेकिन आपने तो एजुकेशन को ही रिटायर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कांग्रेस ने आखिरकार दिग्विजय सिंह के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। कारण पार्टी विरोधी गतिविधियां। यानी लक्ष्मण सिंह ने कुछ ऐसा बोल दिया जो गांधी परिवार की भावनाओं को आहत कर गया। राहुल गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, उमर अब्दुल्ला पर तीखी टिप्पणी करना किसी दूसरी पार्टी में खुली बहस माना जाता, लेकिन कांग्रेस में ये राजद्रोह है। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि लक्ष्मण सिंह ने कहा क्या था। लक्ष्मण सिंह ने कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा ने मुसलमानों के सड़क पर नमाज पढ़ने को लेकर जो बयान दिया उसे पहलगाम हमले से जोड़ा, वो बचकाना है और राहुल गांधी को सोच समझकर बोलना चाहिए। आखिर वो नेता प्रतिपक्ष हैं। बात बस इतनी ही थी। लेकिन कांग्रेस के इस फैमिली ट्रायंगल यानी राहुल, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा पर सवाल उठाना सीधे पार्टी की निष्ठा पर हमला समझा गया और ये साफ हो गया कि कांग्रेस में लोकतंत्र हो या न हो, लेकिन परिवार के प्रति निष्ठा तो है ही और उनके अपमान को माफ नहीं किया जा सकता। असल में रॉबर्ट वाड्रा ने कहा था कि भारत में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाती, उसी के कारण पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। लक्ष्मण सिंह पहले भी कांग्रेस से नाराज होते रहे हैं। उन्होंने कश्मीर हमले के बाद उमर अब्दुल्ला पर भी तीखा हमला किया और यहां तक कह डाला कि उमर अब्दुल्ला आतंकवादियों से मिले हुए हैं और कांग्रेस को नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन वापस ले लेना चाहिए। अब भला ये कोई कहने की बात है? कांग्रेस में गठबंधन धर्म ग्रंथों से ज्यादा पवित्र होता है, चाहे साथी पार्टी घाटे में डाल दे, पर आलोचना नहीं। कांग्रेस अनुशासन समिति के तारिक अनवर ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि पार्टी ने नोटिस भी भेजा और जवाब मिला तो सही, पर भावनात्मक संतुष्टि नहीं हुई। जैसे पार्टी अब भावनाओं पर चल रही हो, संविधान या नीति पर नहीं। लक्ष्मण सिंह ने 2004 तक कांग्रेस में रहते हुए कई चुनाव लड़े और फिर 2004 में बीजेपी ज्वाइन की।
2009 में बीजेपी के टिकट पर हुए चुनाव को वो हार गए, तो फिर 2013 में कांग्रेस में वापसी हो गई। लेकिन इस बार उनकी गलती ये थी कि उन्होंने गांधी परिवार को टारगेट कर दिया। आप पार्टी लाइन की आलोचना करें, रणनीति पर सवाल उठाएं, माफ है, लेकिन अगर गलती से भी रॉबर्ट वाड्रा का नाम बीच में आ गया तो समझ लीजिए आपका पॉलिटिकल मोक्ष तय है। लक्ष्मण सिंह का निष्कासन यही साबित करता है कि कांग्रेस में विचारधारा से ज्यादा वफादारी मायने रखती है, वो भी गांधी परिवार के प्रति। जैसे कांग्रेस कोई निजी कंपनी हो जिसमें राहुल गांधी सीईओ हैं, प्रियंका ब्रांड एम्बेसडर और रॉबर्ट वाड्रा सीएफओ यानी चीफ फैमिली ऑफिसर। कुल मिलाकर कांग्रेस ने ये दिखा दिया कि 2025 में भी वो पुराने जमाने की दरबारी राजनीति से बाहर नहीं आना चाहती, जहां पार्टी के नेता सवाल पूछने के बजाय जय जयकार करें और जो नहीं करें वो निष्कासित हो जाए। लक्ष्मण सिंह के रूप में अब कांग्रेस के पास एक और बागी है और विपक्ष के पास एक नया संभावित सहयोगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की आक्रामक नीति और पाकिस्तान की पोल खोलने वाले अंतर्राष्ट्रीय मिशन से लौटे सांसदों के लिए एक शानदार डिनर का आयोजन प्रधानमंत्री ने अपने आवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर किया, जिसमें शशि थरूर से लेकर सुप्रिया सुले तक, सलमान खुर्शीद से लेकर मनीष तिवारी तक सभी मौजूद थे। लेकिन एक कुर्सी जो खाली रह गई वह असदुद्दीन ओवैसी की थी। पीएम के डिनर से गायब होकर ओवैसी ने एक तरह से सियासी सरप्राइज दिया। ऐसे में सवाल यह है कि जो ओवैसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान की हवा निकालने में सबसे आगे रहे, वही अचानक पीएम के डिनर से गायब क्यों हो गए? इस सवाल का जवाब ओवैसी ने दुबई से दिया कि मेडिकल इमरजेंसी थी, दोस्त बीमार था, यानी राष्ट्र धर्म निभाकर लौटे ओवैसी साहब अचानक मित्र धर्म निभाने चले गए। अब इसे संयोग माने या सियासी प्रेम, लेकिन इतना तय है कि ओवैसी का हर कदम वोटों की वैतरणी में डुबकी लगाने जैसा होता है। जिस ओवैसी ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत में मुसलमान पूरी तरह से सुरक्षित हैं, वही भारत लौटते ही बताते हैं कि बीजेपी आरएसएस के शासन में मुस्लिम असुरक्षित हैं। मतलब कि विदेश में राष्ट्रवादी और देश में वोटवादी नीति। ओवैसी का ये दोहरा रूप अब इतना साफ हो चुका है कि उन्हें देखकर अब आईने को भी शर्म आने लगी। पीएम मोदी के डिनर से ओवैसी की दूरी सिर्फ साफ तौर पर वोट बैंक की मजबूरी थी। बिहार चुनाव पास हैं और ओवैसी जानते हैं कि अगर एक भी फोटो डिनर पार्टी से वायरल हो गई तो उनके मोदी विरोधी मुस्लिम चेहरा बनने की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। वैसे भी उन्हें पहले से ही बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। अब अगर एक प्लेट पुलाव खाते पकड़े जाते तो ये ठप्पा पक्का हो जाता। यही वजह है कि डिनर पार्टी से ओवैसी ने दूरी बना ली और मेडिकल इमरजेंसी की चादर में लिपटकर राजनीति की बिसात पर चाल चल दी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि दूसरा पहलगाम न हो, लेकिन वही ओवैसी जब भारत लौटते हैं तो वही पुरानी चाल। बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन है, यानी विदेश में देशभक्ति की टोपी और देश में वोटों की टोपी। बात बस टोपी बदलने की नहीं बल्कि टोपी पहनाने की भी है। इस पूरे घटनाक्रम में 2 बातें तो साफ हो गईं। पहली कि ओवैसी की देशभक्ति सीमित समय के लिए इंटरनेशनल पैकेज थी और दूसरी कि मोदी सरकार से ज्यादा डर उन्हें अपने मुस्लिम वोटर्स से है। पीएम के डिनर में शरीक होकर राजनीति की बिरयानी में गुजराती तड़का लगाना शायद उन्हें रास नहीं आया। अब सवाल ये नहीं कि ओवैसी दुबई क्यों गए, सवाल यह है कि उनका राष्ट्रवाद दुबई जाकर गायब क्यों हो गया। क्या राष्ट्र धर्म निभाने का कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर तक था? कहते हैं राजनीति में सब कुछ इत्तेफाक से नहीं होता, खास तौर पर तब जब किसी नेता का हर बयान चुनावी रैली के मंच से ज्यादा स्क्रिप्टेड लगता हो। ओवैसी का ये दुबई डिप्लोमा उतना ही स्क्रिप्टेड था जितना उनकी संसद की तस्वीरें। बस फर्क इतना है कि इस बार तालियां ओवैसी की गैर मौजूदगी को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली की गलियों में झाड़ू चलाने आम आदमी पार्टी आई, पर जब दिल्ली में ही झाड़ू चल गया तो अब वो बिहार के गांव गलियों में क्रांति करने की तैयारी में है। दावा ये कि केजरीवाल की पार्टी बिहार की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसने इंडी गठबंधन से कुट्टी कर ली है। इसलिए अब केजरीवाल को पूरी आज़ादी है कि जहां चाहें चुनाव लड़ें और जो मर्जी हो दावा कर दें। ताज़ा दावा तो बिहार जीतने का है। ये सब ठीक वैसा ही है जैसे कोई बिना मिट्टी के ईंट, बिना आधार के इमारत और बिना जनता के जनादेश पा लेने का दावा कर दे। लेकिन केजरीवाल को इस सब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे जानते हैं कि राजनीति में इन दिनों जो भी दिखता है वो बिकता है और केजरीवाल कभी शराब घोटाला तो कभी दूसरे घोटालों की वजह से सबसे ज़्यादा दिखते हैं। इसलिए वे मान बैठे हैं कि हर राज्य में असली विकल्प वे खुद हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ये सोचती है कि देश के हर राज्य को केजरीवाल, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे तिहाड़ रिटर्न नेताओं की सख्त ज़रूरत है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद बेरोजगार हुए सौरभ भारद्वाज ने ऐलान किया
कि आम आदमी पार्टी बिहार के हर सीट से चुनाव लड़ेगी और ये भी कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन से उनका नाता टूट चुका है, इसलिए अब आम आदमी पार्टी बिहार में सोलो परफॉर्म करेगी। दरअसल गुजरात की एक सीट पर हुए झगड़े को लेकर भारद्वाज इतने आहत हैं जैसे बच्चे से कोई उसकी गेंद छीन ले। उनका कहना है कि कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, इसलिए अब बिहार में आम आदमी पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी बार बार ये कहती है कि वो झूठ की राजनीति नहीं करती, पर सच्चाई ये है कि उन्होंने भी अब वही पुराना फॉर्मूला अपनाया कि इतना झूठ बोलो झूठ भी सच लगने लगे। कभी दिल्ली मॉडल की दुहाई, कभी शिक्षा क्रांति, कभी फ्री बिजली, लेकिन अब तो दिल्ली की उस दुकान पर ही ताला लगा और बिहार में आम आदमी पार्टी के पास न संगठन है, न कार्यकर्ता और न ही कोई नेता है, तो सिर्फ दिल्ली से भेजे गए ब्रीफिंग पेपर और स्टूडियो टाइप वीडियो। बिहार की जनता को ये पता है कि जो लोग दिल्ली में झुग्गियों की जिम्मेदारी से बचते हैं वो बिहार में रोजगार कैसे देंगे। वैसे भी बिहारियों को इमोशनल कार्ड दिखाकर केजरीवाल बिहार को दूसरा दिल्ली बनाने चले हैं, लेकिन याद रखिए बिहार में लोग झाड़ू से सफाई तो करते हैं लेकिन उसे वोट नहीं देते।